हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ अनिल मोहन का 30 मार्का का तीसरा पाठ। रमा गुलियानी ने सिगरेट का कष्ट लेकर सिगरेट को स्ट्रीम में मसला। तुमने कहा तुम्हारे पास बेहिसाब दौलत है और भी जाने क्या क्या शेखी मारी। ऐसे लोग जब होटल में ठहरते हैं तो इस तरह का सादा सा कमरा नहीं लेते, स्वीट लेते हैं। बेशक उसकी जरूरत न हो, साथ में चमचों की तरह 2-4 लोग रहते हैं। ऐसे लोग जब होटल में लंच रूम में या डिनर हॉल में जाते हैं तो वहाँ मौजूद होटल का स्टाफ उसकी तरफ खास ध्यान देता है। रमा गुलियानी के होठों पर मुस्कान थी। जुगल किशोर उसे देखता रहा। और इतने बड़े लोग इस तरह के कपड़े नहीं पहनते जैसे कि आपने पहने हैं। इंसान के जूतों से उसकी जेब का हाल मालूम होता है। मिस्टर जुगल किशोर। जुगल किशोर ने अपने जूते देखे। ठीक ठाक तो हैं। अगर मैंने कुछ गलत कहा तो कह दीजिए कि आप आधी दुनिया के मालिक हैं, रमा गुलियानी ने लापरवाही से कहा। जुगल किशोर के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव ले आए। सॉरी, इस बारे में कल मुझे झूठ बोलना पड़ा, जुगल किशोर ने धीमे स्वर में कहा। मजबूर था मैं, दिल के हाथों बन चुका था। आपकी खूबसूरती ने मुझे पागल कर रखा था। मैंने सोचा खुद को ज़्यादा अमीर बनाकर शायद मैं आपका दिल जीत सकूं, इसलिए झूठ बोला। सोचा था अगर बात बनी तो बाद में आपको सब कुछ सच बताकर माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन आज मुझे अफसोस हो रहा है, एहसास हो रहा है कि झूठ नहीं छिपता। इंसान को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ के महल ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते। मैं दिल से अपने उस झूठ के बारे में माफ़ी चाहता हूँ। मेरी बातों में सिर्फ यही झूठ था, इसके अलावा हर बात सच है। जो पकड़ा जाए वो झूठ होता है मिस्टर जुगल किशोर, जो न पकड़ा जाए उसे सच कहा जाता है। रमा गुलियानी खुलकर मुस्कुराई। उसके मोतियों जैसे ताज चमक उठे। जुगल किशोर अपने चेहरे पर दुख और अफसोस के भाव लपेटे रहा। मेरा यकीन कीजिए, मैं आपसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। वो चेहरे पर मुस्कान लिए जुगल किशोर को देखती रही। मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं अपना झूठ पकड़ा जाने के बाद आपसे क्या कहूँ, जुगल किशोर शर्म में डूबे सर से कह उठा। क्या लेंगी आप, कोल्ड ड्रिंक्स या? कुछ नहीं, कुछ तो लेना ही होगा। यह कैसे हो सकता है कि मैं नहीं चाहती कि हम दोनों को कोई इकट्ठा देखे, होटल का वेटर भी नहीं, रमा गुलियानी ने शांत स्वर में कहा। ऐसा क्यों? हर बात का जवाब मत पूछो। ठीक है, जुगल किशोर बेचैनी से कह उठा। लेकिन मेरी बात का क्या हुआ? मैं आपसे प्यार। रमा गुलियानी उठ खड़ी हुई। प्लीज़, जुगल किशोर जिसे रो देने वाले सर से कह उठा। यकीन कीजिए, मेरा प्यार सच्चा है। मैंने दिल से पहली बार किसी को चाहा है, वो आप है। मानता हूँ आप शादीशुदा हैं, मजबूर हैं, लेकिन मिस्टर जुगल किशोर, रमा गुलियानी उसी तरह मीठे मधुर स्वर से कह उठी। आप शाम को 8 और 9 के बीच मेरे स्वीट में आ सकते हैं। मैं आपके प्यार की कद्र करती हूँ, बाकी बातें तब हो जाएंगी, कहकर वो पलटने को हुई। थैंक यू, जुगल किशोर ने ऐसा जाहिर किया जैसे उसे ऑक्सीजन मिल गई हो। आपने अपना नाम नहीं बताया। आपका नाम जानने का पूरा हक रखता हूँ कि किसने मेरा चैनो आराम और दिल लूट लिया है। वो मुस्कुराई। इतने बोले तो है नहीं आप कि आपने मेरा नाम नहीं जाना हो। वैसे मुझे रमा गुलियानी कहते हैं। अच्छा नाम है, सुनिए, जुगल किशोर जल्दी से बोला। 8-9 बजे तो आपके पति भी वहीं। चिंता मत कीजिए जुगल किशोर जी, सिर्फ मैं ही आपका स्वागत करूंगी। स्वीट में मेरे अलावा कोई नहीं होगा और न ही कोई आएगा। आपसे ज़्यादा इस बात का मुझे ज़्यादा फिक्र है। कहने के साथ ही रमा गुलियानी पलटी, आगे बढ़ी, दरवाजे के पास पहुंची। दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। जुगल प्यारे, तेरे बराबर की चीज़ लगती है, संभल कर नंबर डायल कर।
दिन भर जुगल किशोर कमरे में ही रहा। रमा गुलियानी की तरफ जरा भी ध्यान देने की कोशिश नहीं की कि वह कब लंच रूम में गई और कब वापस लौटी। शाम को ठीक 8:30 बजे जुगल किशोर तैयार होकर बाहर निकला और रमा गुलियानी के स्वीट के दरवाजे के सामने ठिठक कर उसे थपथपाना चाहा तो लगा दरवाज़ा थोड़ा सा खुला है। उसने हौले से दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाज़ा खुलता चला गया। सामने ही खूबसूरत ड्राइंग रूम में और वह सोफे पे बैठी थी, दरवाजे को देख रही थी। इस वक्त वो नाइटी में थी जो कि कठिनता से उसके कूलों को दाब रही थी। दोनों टांगें जोड़े बैठी थी। अब उसकी निगाह जुगल किशोर पर टिक चुकी थी। सामने टेबल पर बोतल और 2 गिलास पड़े हुए थे। वेलकम मिस्टर जुगल किशोर, उसने मीठे स्वर से कहा। चेहरे पर कुदरती खूबसूरत मुस्कान उभरी। जुगल किशोर के चेहरे पर कुदरती से भी बढ़िया मुस्कान लपेट ली और भीतर आया। कैसी हैं आप? दरवाज़ा बंद करके सिटकनी चढ़ा दो। जुगल किशोर ने ऐसा ही किया और पलटा। नाइटी में उसके जिस्म को एक एक अंग स्पष्ट नजर आ रहा था। इसके चेहरे के हाव भाव ने शरीर भी लाजवाब थी। उसकी पारखी निगाहों ने उसे फौरन पहचाना। जुगल किशोर आगे बढ़ा। बैठ जाऊं? जुगल किशोर मुस्कुराया। बैठ जाओ। बैठो और गिलास तैयार करो। रमा गुलियानी का इशारा टेबल पर मौजूद बोतल और गिलासों की तरफ था। जुगल किशोर बैठा। बोतल खोली। कैसा बनाऊं? बड़ा, छोटा? जुगल किशोर ने उसे देखा तो वो हौले से हंसी। उसके मोतियों जैसे दांत चमक उठे। साली सामने वाले का लड्डू बनाने के सब तरीके से वाकिफ है। सारी बोतल गले के रास्ते अंदर ही जानी है। छोटा हो या बड़ा क्या फ़र्क पड़ता है? वो हंसी रोकते हुए बोली। मिक्स करने के लिए कोल्ड ड्रिंक, सोडा, पानी? जुगल किशोर ने प्रश्न भरी निगाहों से उसे देखा। मुझे मिक्स लेने की आदत नहीं है। तुम्हें चाहिए तो बेडरूम में पानी का जग रखा है, ले आओ। इसका वश चले तो गिलास भी इस्तेमाल न करे, बोतल ही मुंह को लगा ले। जुगल किशोर उठा और स्वीट के उस दरवाजे की तरफ बढ़ गया जो भीतर की तरफ था। दरवाजे को खोलकर उसके भीतर प्रवेश किया। बेडरूम खूबसूरत था, बिल्कुल सजा सजाया था। जुगल किशोर की निगाह तेजी से हर तरफ घूमी और वार्डरोब पर जा टिकी। यहाँ वार्डरोब के अलावा ऐसी कोई जगह नहीं थी कि जहाँ रमा गुलियानी जेवरातों को रखती। जुगल किशोर ने टिपाई पर रखा पानी का जग उठाया और वापस ड्राइंग रूम में आ गया। पानी का जग टेबल पर रख कर बैठता हुआ जुगल किशोर कह उठा, स्वीट बहुत खूबसूरत है। रमा गुलियानी खामोश रही। जुगल किशोर ने गिलास बनाया। उसका गिलास आधे से ज़्यादा भर दिया और अपना गिलास इंसानों की तरह बनाया जैसा कि आमतौर पर बनाया जाता है। जुगल किशोर ने उसका गिलास उठाकर उसको थमाया तो मुस्कुराकर उसने गिलास थमा, फिर अपनी जगह पर बैठकर अपना गिलास उठा लिया। कल रमा गुलियानी मुस्कुराकर बोली, तुम उस तरफ उस खिड़की के नीचे खड़े थे और आज यहाँ हूँ। जुगल किशोर भी मुस्कुराया। रमा गुलियानी ने एक ही सांस में 2 तगड़े घूंट भरे। गिलास टेबल पर रखा और सोफे पर ही रखा पैकेट उठाकर सिगरेट सुलगा ली। जुगल किशोर ने भी घूंट भरा। क्या काम करते हो? 2 घूंट पेट में पहुँचने पर ही वह खुलने वाले अंदाज से कह उठी, छोटा सा काम है। क्या? स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई करता हूँ। 2 व्हीलर और कारों के कहीं से ऑर्डर लेता हूँ और कहीं से पेमेंट। कभी इस शहर में तो कभी उस शहर में। अच्छा काम चल पड़ा है, कोई परेशानी नहीं है। जुगल किशोर ने सामान्य स्वर में कहा। कितना कमा लेते हो? कोई खास बात करने के लिए शायद वो भूमिका बना रही थी। 20-30 हज़ार। जुगल किशोर ने घूंट भरा। रमा गुलियानी ने टेबल पर रखा गिलास उठाया और पुनः 2 तगड़े घूंट भरे। गिलास खाली होने की हालत में आ गया था। गिलास टेबल पर रखकर उसने कश लिया। उसकी खूबसूरत आंखें अब नशे में बरबराने लगी थी। चेहरा तमतमाने लगा था, जिसकी वजह से वह और भी दिलकश लगने लगी थी। घर में और कौन कौन है?
कोई नहीं। जुगल किशोर ने गहरी सांस ली। माँ बाप छोटा भाई थे लेकिन प्लेन क्रैश में मारे गए। सुनकर दुख हुआ। रमा गुलियानी का सर सपाट था। मतलब कि अब अकेले हो, बिल्कुल अकेला। ये साली तो मेरा इंटरव्यू लेने पर तुल गई है। शादी करके अपना अकेलापन दूर करना चाहते हो? हाँ, तमन्ना थी कि आप जैसी खूबसूरत बीवी मिले, लेकिन कम से कम आप मेरी किस्मत में नहीं। जुगल किशोर दुख भरे स्वर से कह उठा, आपकी तो शादी हो चुकी है। हाँ, रमा गुलियानी ने टेबल पर पड़ा गिलास खाली करके वापस रखा। 4 साल पहले मेरी ज़िंदगी में आ जाते तो शायद हम शादी कर सकते थे। किसी और को ढूंढ लो। हाँ, यही करना पड़ेगा। जुगल किशोर ने अपना गिलास खाली किया, फिर रमा गुलियानी का गिलास पुनः विस्की से भर दिया और अपने गिलासों को इंसानों की तरह विस्की डालकर पानी मिलाया। रमा गुलियानी ने गिलास उठाकर एक ही बार में आधा खाली करके उसे वापस रखा। आपके पति कहीं बाहर गए हैं? जुगल किशोर ने पूछा। यहीं इसी शहर में हैं। तो क्या वो रात को आएंगे नहीं? वो व्यस्त हैं। रमा गुलियानी ने सपाट स्वर में इतना ही कहा। क्या करते हैं वो? छोड़ो इन बातों को, रमा गुलियानी ने टालने वाले अंदाज में कहा। अब उसकी आवाज़ में विस्की का असर का एहसास होने लगा था। कोई और बात करो, कहने के साथ ही वो खुलकर मुस्कुराई। वहाँ इतनी दूर क्यों बैठे हो? मुझे ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ता है। यहाँ आओ मेरे पास। जुगल किशोर किसी बंधुआ मजदूर की बातें उठा और उसके पास जा बैठा। उसके बालों और जिस्मों की महक जुगल किशोर की सांसों से टकराई। गिलास दो। जुगल किशोर ने उसका गिलास उठाकर उसे दिया तो खाली करके वापस जुगल किशोर को थमाया। भर दो, हुक्म के गुलाम की तरह जुगल किशोर ने गिलास पुनः भर दिया। रमा गुलियानी ने जुगल किशोर से कहा, चलो। जुगल किशोर ने पूछा, कहाँ? बेडरूम में। किसी गुलाम के भांति जुगल किशोर रमा गुलियानी को बाहों में उठाए बेडरूम में जा पहुंचा। वहां तक पहुंचते पहुंचते रमा गुलियानी अपना गिलास खाली करके कालीन पर गिरा चुकी थी। बेड के करीब पहुंचकर जुगल किशोर ठिठका और रमा गुलियानी के खूबसूरत चेहरे को देखा। रमा गुलियानी हंसी। जुगल किशोर मुस्कुरा और किसी गुड़िया की तरह उसे बेड पर लुढ़का दिया। वो खिलखिला उठी। जुगल किशोर देखता रहा। रमा गुलियानी तगड़े नशे में हो चुकी थी। खड़े क्यों हो? उसकी नशे में डूबी हुई आंखें जुगल किशोर की तरफ गई। क्या करूं? अब इतने बोले मत बनो। आज तक किसी लड़की के पास नहीं गए क्या? वो नशे से भरे स्वर में बोली। गया हूं तो इंतजार किस बात का है? आ जाओ। हजम किए बिना नहीं मानेगी। जूते फिर कपड़े उसके साथ ही वह पेट पर लुढ़क गई। रमा गुलियानी चूर चूर होकर गहरी नींद में डूब चुकी थी। तो जुगल किशोर आहिस्ता से बेड से उतरा। कपड़े जूते पहने रमा गुलियानी पर निगाह मारी। वो बेसुध सी बेड पर पड़ी थी। विस्की का असर उसे नींद लाने में मजबूर किए हुए था। उसका नींद की बेहोशी गहरी हुई थी। जुगल किशोर उठा। उसकी निगाह वार्डरोब पर जा टिकी। यकीनन उसी में करोड़ों के करीब के जेवरात थे जिन्हें रमा गुलियानी पहनकर लंच के लिए निकलती थी। उन जेवरातों पर हाथ साफ करने के लिए इससे बढ़िया और आसान मौका और कौन सा हो सकता है। जुगल किशोर वार्डरोब के पास पहुंचा। नीचे कालीन बिछा होने के कारण कदमों की आहट उठने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने वार्डरोब चेक किया। वो खुला ही था। जुगल किशोर ने सावधानी से वार्डरोब के दोनों पल्ले खोले। एक निगाह रमा गुलियानी पर मारी जो उसी तरह नशे में बेसुध गहरी नींद में पड़ी थी। जुगल किशोर जल्दी से वार्डरोब चेक करने लगा। वहीं साड़ियाँ और कीमती सूट लटके हुए थे। 2-3 जोड़े मर्दाना कपड़ों के भी थे। इसके अलावा और कुछ नज़र नहीं आया। 1.5 बाय 1.5 फीट का एक बॉक्स वार्डरोब में बंद था, जो कि वार्डरोब का लाकर रहा होगा। जुगल किशोर ने उसका हैंडल दबाकर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉकर बंद था। वो लकड़ी का बना लॉकर था। उसे तोड़ने में कोई खास मेहनत नहीं लगनी थी, लेकिन तब पैदा होने वाले शोर से रमा गुलियानी की नींद उठ सकती थी।
कहीं कहाँ हो सकती है लॉकर की चाबी। होठ बीचे जुगल किशोर वार्डरोब को पुनः छानने लगा। आखिरकार उसको चाबी भी मिली। कपड़ों के पीछे होटल के की चेन में वो चाबी रखी हुई थी। जुगल किशोर का दिल धड़क उठा। वो चाबी उसके लिए लॉटरी थी। जुगल किशोर ने लॉकर के की होल में चाबी लगाकर घुमाया तो वह घूम गई। जुगल किशोर ने फौरन हैंडल घुमाया, घूम गया। फिर लॉकर का छोटा सा लकड़ी का दरवाज़ा खुल गया। कमरे को रोशनी में लॉकर में बेहतरीबी से पड़े सारे जेवरात नजर आए, जिन्हें रमा गुलियानी के शरीर पर वह पहले देख चुका था। जुगल किशोर ने हाथ बढ़ाकर मुट्ठी में उन जेवरातों को लिया और अपनी जेब में ठूसा। दोबारा फिर ऐसा ही किया। उसके बाद लॉकर में झाँका तो एक कड़ा पड़ा नजर आया। उसको भी उठाकर जेब में ठूसा। काम खत्म हो चुका था। चल बेटा, जुगल किशोर खिसक ले होटल से, काम खत्म हो जा। फुर जुगल किशोर फुर्ती से पलटा। अगले ही पल उसका दिल जोरों से उछला, गले तक आया और पुनः वापस अपनी जगह पर आ गया। चेहरे पर से कई रंग आकर गुजर गए। हड़बड़ाया, बौखलाया, वैसे का वैसे खड़ा रह गया। वो वैसे ही लेटी थी। उसकी मुद्रा में कोई फर्क नहीं आया था। बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। सिर्फ एक ही बदलाव आया था, उसकी खुली आंखें एकटक उसे देख रही थी। कई पल ऐसे ही बीत गए। मैं जानती थी, वो कुदरन मीठी आवाज़ में बोली, ऐसा ही होगा, तुम ऐसा ही करोगे। ये औरत है या बम की गोली। जुगल किशोर उसे देखता रहा। वो बेड से उठी, एक तरफ नाइटी को शरीर पर पहना और मुस्कुरा कर बोली, इसमें कोई शक नहीं कि तुम हर औरत को अपनी मर्दानगी का दीवाना बना सकते हो। चलो, बेडरूम का काम खत्म, अब ड्राइंग रूम में बाकी बातें करते हैं। रमा गुलियानी की आवाज़ सामान्य थी। कैसी औरत है, उसे चोरी करता पाकर भी चिल्लाई नहीं, गुस्से में नहीं आई। 80-90 लाख के जेवरात उसकी जेब में हैं, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं। कहती है बातें करते हैं। रमा गुलियानी ने उसे मुस्कुराकर देखा, फिर पलटकर बाहर निकल गई। जुगल किशोर उलझन में गिरा खड़ा रहा। कश्मकशन में उसने सिगरेट सुलगाई, फिर जेबों में पड़े जेवरातों को थपथपाया और कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा लिए। उसके वहां पहुंचने से पहले ही बोतल से में बची विस्की अपने गिलास में उधेड़ चुकी थी और गिलास होठों को लगा चुकी थी। वो उधर नई बोतल पड़ी है, ले आओ, रमा गुलियानी शांत स्वर में बोली। मुझे जरूरत नहीं, जुगल किशोर ने गहरी सांस लेकर कहा। मुझे जरूरत पड़ेगी। जुगल किशोर विस्की की बोतल लाया और टेबल पर रख दी। बैठ जाओ। जुगल किशोर बैठ गया। निगाह रमा गुलियानी के चेहरे पर थी। तुमने चोरी की, जबकि ऐसे लगते नहीं हो तुम। मैं ऐसा हूँ भी नहीं। जुगल किशोर के चेहरे पर दुख और अफसोस के भाव समेट लिए। काम क्या करते हो? बता तो चुका हूँ, स्पेयर पार्ट्स का काम। स्पेयर पार्ट्स का काम करने वाले इस तरह किसी को धोखा देकर चोरी नहीं करते। ठीक कहती हो, लेकिन मैं भी क्या करता, मजबूर था, पागल हुआ घूम रहा हूँ। क्यों? बिजनेस जमाने के लिए मैंने किसी से ब्याज पर पैसा लिया है और लेता चला गया। साल भर में 15 लाख ले लिया, ब्याज मिलाकर 24 लाख हो गए हैं। आगे से पेमेंट मिल नहीं रही। पैसा देने वाले दमदार बंदा है, वो अपना 24 लाख मांगता है। 10 दिन पहले ही उसके बदमाश 1 महीने का और वक्त देकर चले गए। अगर मैंने 24 लाख नहीं दिया तो मेरी जान ले ली जाएगी। ऐसे में चोरी न करता तो क्या अपनी जान गंवाता? जितना अफसोस मुझे चोरी करने का है, उतना ही पकड़े जाने का है। यह सच है कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ, लेकिन जान से ज़्यादा कीमती चीज़ कोई दूसरी नहीं होती। यही कारण रहा कि मैंने चोरी की, आपका दिल दुखाया, विश्वास तोड़ा। मैं भी हालातों से दुखी हूँ कि मेरी हरकत से आपको भी दुख दिया। मैं माफ़ी नहीं मांग सकता। कहने के साथ जुगल किशोर उठा और जेबों में ठूस रखे सारे जेवरात निकालकर टेबल पर रखे और सिर झुकाए दरवाजे की तरफ पलटा।
सुनो, रमा गुलियानी ने पुकारा। जुगल किशोर नहीं रुका। जुगल किशोर, उसने कुदरतन मीठे स्वर से पुकारा। जुगल किशोर ने दरवाजे की सिटकनी उठाई और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। रमा गुलियानी सोच भरी निगाहों से खुले दरवाजे को देखती रही, फिर टेबल पर पड़े जवरातों को देखा। उसके बाद एक ही हाथ में थाम रखा गिलास एक ही सांस में खाली करके टेबल पर रखा। उठी, टेबल पर पड़े जवरातों को उठाकर बेडरूम में ले गई, उन्हें लॉकर में रखा और नाइटी के ऊपर गाउन पहनकर वापस ड्राइंग रूम में आई। टेबल पर पड़ी बोतल उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। बाहर जाकर गैलरी में कोई नहीं था। वो बाहर निकली, स्वीट का दरवाज़ा बंद किया, फिर बगल के कमरे जुगल किशोर के कमरे के दरवाजे पर पहुंची जो अधखुला था। दरवाज़ा धकेलकर उसने भीतर प्रवेश किया और पलटकर दरवाजे को बंद करके सिटकनी चढ़ा दी। वो क्या जानती थी कि जुगल किशोर के जुगले अंदाज ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया है। जुगल किशोर को पूरा एहसास था कि रमा गुलियानी भीतर आ चुकी है, लेकिन वह उसी तरह सोफे पर मरा सा बेदम पड़ा सा रहा, जैसे उसका सब कुछ उजड़ गया। तुम इस तरह क्यों चले आए? रमा गुलियानी का सर कानों में पड़ा। आवाज़ शांत थी। जुगल किशोर ने हौले से गर्दन घुमाकर उसे देखा, उसके हाथ में पकड़ी बोतल को देखा। उठो, 2 गिलास तैयार करो। तुमने तो खाना नहीं खाया और मैं भी भूखी हूँ। रूम सर्विस में खाने का आर्डर दो। उसकी आवाज़ में अपनापन था। आगे बढ़कर वो सोफा चेयर पर बैठी, बोतल टेबल पर रख दी। दुख में डूबा जुगल किशोर ऐसे उठा जैसे सिर शर्म से झुका जा रहा हो। रमा गुलियानी की निगाहों का सामना करने में उसकी हिम्मत नहीं बची थी। फ़ोन के पास पहुंचकर उसने रूम सर्विस में 2 डिनर का आर्डर दिया। उसके बाद 2 गिलास टेबल पर रखे और सोफे पर बैठ गया। इस दौरान रमा गुलियानी की निगाह जुगल किशोर पर ही टिकी रही। समझ में नहीं आ रहा साली करने क्या आई है, तुम किस चीज़ का दुख कर रहे हो? रमा गुलियानी ने बोतल खोलते हुए कहा। जुगल किशोर ने इस तरह निगाह उठाई, उसे देखा जैसे उसे बहुत तकलीफ हो रही हो। तुमने मुझ पर विश्वास किया और मैंने तुम्हें धोखा दिया। लग रहा था जैसे जुगल किशोर अभी रो देगा। छोड़ो, वो बात बीत चुकी। वो गिलास में विस्की डालती हुई बोली, मैंने तुम्हारी हरकत का बुरा नहीं माना। मजबूरी इंसान को सब कुछ करने पर मजबूर कर देती है। तुम भी मजबूर थे। लो, गिलास पकड़ो और ख़त्म करो। रमा गुलियानी ने विस्की का आधा गिलास भरकर उसकी तरफ बढ़ाया, बीच में कुछ भी नहीं मिलाया, यानी कि जानवरों वाला पैक बनाया था खूबसूरत शह ने। जुगल किशोर ने गिलास थाम लिया। सामान्य हो जाओ, पहले की तरह, कहकर रमा गुलियानी ने अपने गिलास से घूंट भरा। जुगल किशोर ने कुछ नहीं कहा। घूंट भरो, रमा गुलियानी बोली। बंधुआ मजदूर की तरह बात मानते हुए जुगल किशोर ने घूंट भरा। नीट विस्की गले को जलाती हुई पेट में पहुंचकर आग का गोला बन गई। तो तुम्हें 24 लाख की बहुत सख्त जरूरत है। रमा गुलियानी ने पुनः घूंट भरा। हाँ, इंतजाम न हुआ तो लोग तुम्हारी जान ले लेंगे। हाँ, तभी तो मजबूर हो गया था चोरी करने के लिए। जुगल किशोर ने भारी स्वर में कहा। गिलास खाली करो। ये चाहती क्या है? जुगल किशोर ने गिलास होठों से लगा और नीट विस्की से 2-3 घूंट जिसे तैसे भरे। तुम वो शहर ही क्यों नहीं छोड़ते जहाँ तुम रहते हो? नहीं छोड़ सकता। क्यों? कहाँ जाऊँगा? पास में कुछ भी तो नहीं है। बिना पैसे के कहाँ कैसे ज़िंदगी बिताऊँगा? रमा गुलियानी गहरी निगाहों से जुगल किशोर को देखे जा रही थी। सच में तुम्हारा कोई नहीं है? बोला तो प्लेन क्रैश में माँ बाप और भाई खत्म हो गए। जुगल किशोर ने उखड़े स्वर से कहा। गिलास खाली करो, मैं धीरे पीता हूँ, इसे जल्दी पियो, तुमसे कुछ बात करनी है। रमा गुलियानी का स्वर गंभीर था। अब कोई तीर छोड़ने जा रही है। जुगल किशोर ने गिलास होठों से लगाया और एक ही सांस में खाली कर दिया। 2 पल के लिए लगा उसे जैसे गले से लेकर पेट तक ज्वालामुखी फट गया हो। गिलास टेबल पर रखकर होठों को साफ किया। रमा गुलियानी ने भी अपना गिलास खाली किया और पुनः दोनों गिलास तैयार किए। जुगल किशोर ने सिगरेट सुलगाई। मुझे भी सिगरेट दो।
जुगल किशोर में उंगलियों में फंसी सिगरेट उसे दी और अपने लिए नहीं सुलगाई। मेरे बारे में क्या जानते हो? रमा गुलियानी ने कस लिया। यही कि तुम बेहद खूबसूरत हो, मेरी पसंद हो, लेकिन शादीशुदा हो। रमा गुलियानी नाम है तुम्हारा और कुछ नहीं बस। रमा गुलियानी उसे देखती रही थी, फिर गिलास उठाकर कूट भरा। जो जेवरात तुमने उठाए थे, जानते हो उनकी क्या कीमत है? अगर ज़्यादा कीमती थे 5 लाख के होंगे, जुगल किशोर ने बोलेपन से कहा। रमा गुलियानी मुस्कुराई। मैं जानता हूँ तू अब कौन सा गुलाट छोड़ने जा रही है। गिलास उठाओ, घूंट लेते रहो। जुगल किशोर ने उसकी आज्ञा का पालन किया। वो सारे जेवरात 80-90 लाख के थे और उससे कम नहीं हो सकते। क्या? जुगल किशोर चौंकने के लिए तैयार था, इसलिए बहुत बढ़िया ढंग से चुका। 80-90 लाख में ही मिला था बेवकूफ़ बनाने के लिए। मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं मानता। मेरे पति का नाम सतपाल गुलियानी है। वह मुंबई का मशहूर ज्वेलर है और हिंदुस्तान के बड़े बड़े ज्वेलर्स को हीरे जवाहरात सप्लाई करता है। अरबों में हर वक्त खेलता है। रमा गुलियानी का स्वर सपाट स्वर में कहा। जुगल किशोर के चेहरे पर ऐसे भाव आए जैसे कुछ कह न पा रहा हो। क्या हुआ? रमा गुलियानी ने घूंट लिया। मैं नहीं जानता कि तुम इतनी अमीर हो। मालूम होता है कि शायद कभी तुम्हारे रास्ते मर ही न आता। वास्तव में मैंने तुम्हारा रास्ता रोककर बहुत बड़ी भूल की है। जुगल किशोर धीमे स्वर से कह उठा। मेरी निगाहों में तो तुमने कोई गलती नहीं की। रमा गुलियानी के होठों पर गहरी मुस्कान उभरी। क्या मतलब? घूंट लेते रहो। जुगल किशोर ने एक की अपेक्षा 2 घूंट भर लिए। मैं एक ऐसे इंसान की तलाश में थी जो मुझे प्यार करे, दिल से चाहे, पलकों पर बिठा कर रखे, मेरा अच्छा पति बने, और वो तुम में है। मेरी तलाश पूरी हो गई जुगल। रमा गुलियानी का स्वर सपाट था। क्या कह रही हो? मैं तुम्हें क्या दे पाऊँगा? मैं गरीब आदमी। तुम्हें देने की कोई ज़रूरत नहीं। सब कुछ ज़िंदगी भर मैं तुम्हें दूंगी। सिर से पाँव तक तुम्हारा हर खर्चा मेरे जिम्मे। मैं तुम्हें राजा बनाकर रखूंगी और अपने राजा को अच्छी रानी बनूंगी। तुम मुझसे प्यार के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। प्यार तो तुम मुझे दे सकते हो ना? हाँ, लेकिन बात खत्म। लेकिन की कहीं भी ज़रूरत नहीं बची। मैं इसे क्या फंसाऊंगा? ये तो मुझे ही फंसा रही है। तुम इतने बड़े आदमी की बीवी हो, भला मेरे साथ शादी क्यों करोगी? जुगल किशोर ने घूंट भरा। चेहरे पर स्पष्ट तौर पर उलझन नजर आ रही थी। मैं भला? तुम ठीक कहते हो, मैं बहुत बड़े आदमी की बीवी हूँ। रमा गुलियानी का सर कड़वा हो गया। जानते हो बड़े आदमी की उम्र क्या है? 58 साल। 58 साल? हाँ, बुढ़ा है वो। रमा गुलियानी की आवाज़ में गुस्सा आ गया। ऐसा बुढ़ा जिसे अपनी जवान और खूबसूरत बीवी की अपेक्षा अपनी सेक्रेटरी या अन्य औरतों में दिलचस्पी है। वो पागल तो नहीं है जो तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं देता? पागल ही है वो, तभी तो मैं उससे छुटकारा चाहती हूँ, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। छुटकारा? जुगल किशोर के होठों से निकला। इससे पहले रमा गुलियानी कुछ कहती दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों की निगाह दरवाजे की तरफ उठी। वेटर होगा, डिनर लाया होगा। रमा गुलियानी ने हाथ में पकड़े गिलास का घूंट भरा और गिलास टेबल पर रखती हुई उठी। मैं बाथरूम में जा रही हूँ, कहने के साथ ही वह बाथरूम की तरफ बढ़ गई। जब वो बाथरूम में पहुँच गई, दरवाज़ा बंद हो गया तो जुगल किशोर ने आगे बढ़कर कमरे का दरवाज़ा खोला। बाहर कल वाला ही वेटर महेश खाने की ट्रॉली के साथ मौजूद था। गुड इवनिंग सर, वेटर मुस्कुराया। इवनिंग, जुगल किशोर हटते हुए बोला। वेटर खाने की ट्रॉली भीतर ले आया और टेबल पर जगह बनाकर खाना रखने लगा। कोई मेहमान आया है साहब जी? 2 के खाने का ऑर्डर दिया है। हाँ। तभी बाथरूम में पानी गिरने की मध्यम सी आवाज़ वहाँ तक पहुँची। वो टेबल पर खाना लगाकर चला गया। जुगल किशोर ने दरवाज़ा बंद किया और बाथरूम के दरवाजे के पास पहुंचकर बोला, बाहर आ जाओ। वेटर चला गया। कहने के साथ ही जुगल किशोर वापस सोफे पर आकर बैठा और गिलास उठाकर घूंट भरने लगा। रमा गुलियानी की बातों ने उसके दिमाग में हलचल
पैदा करती थी। आखिर वह चाहती क्या थी? इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है कि अरबपति आदमी को छोड़कर उसका दामन थाम ले, सिर्फ इसलिए कि वो 28 साल का है या दूसरी औरतों के चक्कर में रहता है। 58 साल का या दूसरी औरतों के चक्कर में रहता है। मामला गड़बड़ है। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला, वो बाहर निकली। इतने में नहा ली थी वो, गाउन बाथरूम में ही रहने दिया। गीले बदन पर चीनी नाइटी पहनी थी जो कि शरीर से चिपक कर रह गई थी। इसका सुलगता हुआ एक एक अंग नजर आ रहा था। जुगल किशोर समझ गया कि उस पर डोरे डालने जा रही है। आज तो हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, पागल कर दिया है तुमने मुझे, जुगल किशोर ने हवा दी। रमा गुलियानी ने पास पहुंचकर गहरी सांस ली। सतपाल ने मेरी खूबसूरती की कद्र की होती तो आज मेरी तस्वीर ही कुछ और होती। जुगल किशोर कुछ नहीं बोला। वो सोफे पर आकर बैठी और अपना गिलास उठा लिया। जानते हो मेरी उससे शादी कब हुई थी? कब हुई थी? 3 साल पहले। इन 3 सालों में मैंने जैसे नर्क से भरी ज़िंदगी बिताई है। पैसे वालों के पास पैसा तो होता है लेकिन ज़िंदगी नहीं होती। इन्हें मालूम ही नहीं ज़िंदगी होती क्या है। रमा गुलियानी खुद को दया का पात्र बनाने में लगी हुई थी। मेरी उम्र बताओ क्या होगी? यही कोई 28 साल 25 साल की हूँ मैं। 15 भी कहे तो मुझे क्या एतराज़ होगा। शादी से पहले मैं सतपाल गुलियानी की सेक्रेटरी थी। रमा गुलियानी ने घूंट भरा। ओह, मेरी खूबसूरती देखकर सतपाल पागल उठा था। वो मुझे इतना चाहने लगा कि मैं बता नहीं सकती। हर वक्त मेरे आगे पीछे रहता और किसी न किसी बहाने मुझे अपने पास रख ही था ताकि मुझे देख सके। मैं चाहकर भी उसे दूर नहीं रह सकती थी क्योंकि मैं उसकी सेक्रेटरी थी। कभी ऑफिस न जाऊं तो कारण पूछने मेरे घर आ जाता था। मेरा दीवाना हो गया था, रमा गुलियानी नफरत भरे स्वर से कहती। अब लंबे लंबे डायलॉग मारकर खुद को सती सावित्री साबित करने में लगी हुई। तो तुमने सतपाल से शादी कर ली? जुगल किशोर बोला। मेरा क्या दिमाग खराब था कि मैं अपनी जवानी को कुएं में ढकेलकर 58 साल के बड़े बूढ़े आदमी से शादी करती। मैं किसी से प्यार करती थी, उसी से शादी करना चाहती थी। फिर तुम सतपाल की बीवी कैसे बन गई? जब कोई पैसे वाला आदमी अपनी जिद पर आ जाए तो वो जिद पूरी करके ही रहता है। रमा गुलियानी दांत पीच कर कह उठी। सतपाल ने मुझसे शादी कर ली। मेरे बाप को दौलत का लालच में फंसा दिया। मेरी किसी ने नहीं सुनी। माँ बाप को बड़ा घर लेके दे दिया। छोटे भाई को जर्मनी में पढ़ने भेज दिया। मेरे घर वालों को सतपाल ने इस तरह काबू में कर लिया था कि मेरी एक न चली। सतपाल से शादी करने को मैं जितना ऐतराज़ उठा सकती थी उससे ज़्यादा उठाया, परंतु मैं कमज़ोर रही। सतपाल का पैसा उसे ताकतवर बनाए हुए था। मैं नाना करती रही और मेरी शादी सतपाल के साथ कर दी गई। रमा गुलियानी की आंखों में आंसू चमक उठे। जिससे मैं प्यार करती थी, मेरी शादी होते ही उसने आत्महत्या कर ली। मैं टूट सी गई। फिर भी मन मानकर मैं सतपाल की हो गई। सोचा जैसे तैसे ज़िंदगी काट लूँगी, लेकिन शादी के दूसरे ही दिन ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने कुएं में फेंक दिया हो। ऐसा क्या हुआ था? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सतपाल इस हद तक आवारा है। वो घर में मेरी मौजूदगी में लड़कियों को लाता, नौकरों की अपेक्षा मेरे को बोतल और सामान सजाने को कहता। मैं इनकार करती तो बाहर की लड़की के सामने मेरे को मारता। यह सब 2-4 महीने ही चला। फिर मैं खुद को सतपाल के रास्ते से हटने लगी। समझ गई थी कि वो किसी एक का नहीं हो सकता। नंबरी आवारगर्द और अय्याश है। मैंने उससे अलग होने की कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि दुनिया को दिखाने के लिए उसे घर में बीबी के तौर पर खूबसूरत गुड़िया चाहिए थी, और वो खूबसूरत गुड़िया और कौन हो सकती थी? शोपीस की तरह सतपाल हर टूर पर मेरे को अपने साथ रखता है लेकिन मेरे पास नहीं आता। बोलता है बहुत काम है। सतपाल साल में 5 बार सेक्रेटरी बदलता है। हर सेक्रेटरी एक से एक खूबसूरत होती है और दिन रात उसे अपने साथ रखता है
तनख्वाह उसे काम करने की नहीं बल्कि रात को साथ सोने की देता है। मैं सब जानती हूँ लेकिन कुछ कर नहीं सकती। जुगल किशोर उसे देखता रहा। इस वक्त सतपाल दूसरे होटल में सेक्रेटरी के साथ है। वहाँ भी उसने कमरा बुक कर रखा है और मुझे बता रखा है कि मेरे से कुछ छिपाता भी नहीं है। मैं इतने बड़े आदमी की बीवी हूँ कि कुछ भी हरकत करूँ तो फौरन निगाहों में आ जाऊँगी, बातें होने लगेगी। सतपाल को मालूम होगा तो वह तरह तरह की यातनाएं देगा। ऐसे में मुझे बहुत संभल कर रहना पड़ता है। मैं सतपाल से दूर भाग जाना चाहती हूँ लेकिन समझ नहीं पा रही हूँ कि कैसे भागूँ। बिना मर्द के सहारे कुछ नहीं हो सकता। अब तुम मिले तो लगा सतपाल के शिकंजे से मैं आज़ाद हो जाऊँगी। बोलो, तुम मुझे प्यार करते हो ना जुगल? हाँ, बहुत प्यार करता हूँ, जुगल किशोर जल्दी से बोला। मुझे सतपाल से मुक्ति दिलाकर अपनी बाहों में छिपा लोगे ना? मैं खुद यही चाहता हूँ। जुगल किशोर ने रमा गुलियानी के तपते चेहरे को देखा। लेकिन तुम सतपाल से किस तरह की मुक्ति और कैसा छुटकारा चाहती हो? मैं शरीफ इंसान हूँ, किसी की जान नहीं ले। ओह नो जुगल किशोर, ऐसा कुछ नहीं करना है। मैं क्या तुम्हें ऐसी लगती हूँ? फिर मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, हम दोनों यहाँ से कहीं दूर जाकर नई ज़िंदगी, अपनी नई दुनिया बसाएंगे। नई दुनिया बसाने के लिए नोटों की ज़रूरत होती है और वो मेरे पास नहीं है। इसकी तुम परवाह मत करो, नोटों का इंतजाम मैं कर लूँगी। रमा गुलियानी के स्वर में विश्वास के भाव थे। तगड़ा ही माल दबा रखा है अपने नीचे। कैसे करोगी इंतजाम? नोट संभाल रखे हैं क्या? जुगल किशोर का लहजा सामान्य था। इस बारे में मैं कल बात करूंगी। खाना ठंडा हो रहा है, शुरू करें? रमा गुलियानी मुस्कुराई। काम की बात पर आई तो खाना ठंडा होने लगा। हाँ, जुगल किशोर ने सिर हिलाया। मुझे तो भूख लग कर रही है। रमा गुलियानी ने टेबल पर पड़ा अपना गिलास खाली किया और दोनों खाने में व्यस्त हो गए। खाने के दौरान उनमें उधर उधर की बातें होती रही। जुगल किशोर जानने को उत्सुक था कि ये नोटों का इंतजाम कैसे करेगी, कितने का करेगी, लेकिन उसने सब्र के साथ काम लिया। इस बारे में कोई बात नहीं की। डिनर के बाद वो अपनी स्वीट में चली गई। वहाँ बेड पर लेट गई। कहने सुनने की जरूरत नहीं थी कि इजाज़त मिल चुकी थी। जुगल किशोर भी बेड पर जा पहुँचा। अगले दिन जुगल किशोर की आंख खुली तो सुबह के 8 बज रहे थे। रमा गुलियानी वहाँ नहीं थी। उसने बाथरूम में देखा तो वो भी खाली था। स्पष्ट था कि दिन निकलने से पहले ही वो अपने स्वीट में जा चुकी है। जुगल किशोर ने रूम सर्विस को अपने फ़ोन पर बेड टी के लिए ऑर्डर दिया और सिगरेट सुलगाई। रात की बातें उसके मस्तिष्क में दौड़ने लगी। अरबपति की बीवी रमा गुलियानी अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी। छुटकारे में भी कुछ नहीं चाहती थी। खामोशी से सतपाल को छोड़कर भाग जाना चाहती थी और इस वजह से कि उसे वह बीबी का दर्जा नहीं दे रहा था। यह बात जुगल किशोर के गले से नीचे नहीं उतर रही थी। आज के वक्त में दौलत से बड़ी कोई ताकत नहीं थी। अरबपति को छोड़ना बेवकूफ़ी नहीं तो और क्या है। वो 55 साल का हो या 85 का, क्या फ़र्क पड़ता है। रमा गुलियानी को मर्दों की कमी नहीं थी। जिसके पास पहनने को करोड़ों के करीब के गहने हो तो वह अपने पति को क्यों छोड़ेगी। सतपाल उसे कांटों पर भी सोने को कहे तो वह खुशी खुशी सो जाना चाहती और वो सतपाल को छोड़कर भागना भी चाहती है तो उस जैसे कंगले के साथ, जानते हुए भी उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी वो भागने के लिए तैयार है। जुगल किशोर समझ रहा था कि रमा गुलियानी जितनी खूबसूरत है उससे उतनी ही चालाक है। सच बात तो यह है कि उसने रमा गुलियानी को नहीं फांसा, रमा गुलियानी ने उसे फांसा है। आखिर कोई तो बात है ही जो वह अपने अरबपति पति से छुटकारा पाना चाहती है, जबकि हकीकत में उसे सतपाल की मौत का इंतज़ार करना चाहिए।
जो 10-12 साल में कभी भी हो सकती है। उसके बाद वो सतपाल की अरबों की दौलत की मालिक वो अकेली होगी। कहीं न कहीं तो गड़बड़ है। असल बात तो वह बताएगी नहीं। वेटर आया, बेड टी दे गया, रात के सारे बर्तन ले गया। जुगल किशोर ने चाय का घूंट भरा। सोचे रमा गुलियानी पर ही टिकी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि गड़बड़ कहाँ है। आखिरकार उसने अपने दिमाग से इन सोचों को निकाला कि उसका जो भी मामला है उसे तो नोटों से मतलब था। देखना यह था कि रमा गुलियानी कितना माल लेकर उसके साथ भागती है। वैसे जाती तौर पर उसका यही सवाल था कि सतपाल जैसे अरबपति आदमी को छोड़कर रमा गुलियानी अपनी ज़िंदगी की बारी गलती करेगी। उसके साथ भाग रही है तो जाहिर है घर की न घर की रहेगी न घाट की। आ गई चालू नंबर 1। कल की तरह ही ठीक 10 बजे रमा गुलियानी उसके कमरे में आ पहुंची। इसमें कोई शक नहीं था कि हर बार वो पहली बार से ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। वास्तव में वह ऐसी शय थी जो आँखों से किसी की जान लेने का दम रखती थी। जुगल किशोर उसकी खूबसूरती को निहार होते हुए अंदाज पर मुस्कुराया। गुड इवनिंग, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मेरे बारे में? रमा गुलियानी ने कुदरती मुस्कान के साथ आंखें फैलाई। हाँ, जुगल किशोर वैसे ही मुस्कुरा रहा था। अब तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में है ही क्या? सच कह रहे हो? वो पास पहुंची। तुम्हें झूठ लगता है। मुझसे शादी करोगी ना? मैं अभी खड़े पांव शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम हाँ तो कहो। वैसे हाँ ही है, लेकिन इसके लिए 2-3 दिन रुकना होगा। रमा गुलियानी गंभीर होती। 2-3 दिन? रमा गुलियानी सोफे पर बैठी और टेबल पर पड़े पैकेट में से सिगरेट सिलगाई। हमें यहाँ से निकलने में 2-3 दिन लग सकते हैं। उसके बाद कहीं पहुंचकर हम शादी कर लेंगे। हमें धीरे धीरे असल बात पर आ रही है। चालू नंबर 1। 2-3 दिन क्यों? जुगल किशोर भी बैठा और बेचैन स्वर में कह उठा। हम अभी चलते हैं। रमा गुलियानी ने जुगल किशोर को देखा। खाली हाथ? क्या मतलब? जुगल किशोर ने न समझने और समझाने वाले ढंग से उसे देखा। यहाँ से चलते वक्त मैं अपने साथ इतनी दौलत से ले लेना चाहती हूँ कि तमाम ज़िंदगी हमें पैसे की दिक्कत न रहे। हम मज़े से ऐश से अपनी ज़िंदगी बिताएं। रमा गुलियानी मुस्कुराई। तो 1-2 दिन में इतनी दौलत कहाँ से आ जाएगी? जुगल किशोर ने बोलेपन से पूछा। मुंबई से। रमा गुलियानी धीमे स्वर से कह उठी। यहाँ के बड़े बड़े ज्वेलर को सतपाल ने हीरे जवाहरात सप्लाई करने हैं। सतपाल ने यहाँ बातचीत कर ली है। मुंबई में अपने मैनेजर को वह खबर कर चुका है। मैनेजर करीब 20 करोड़ के जेवरात हीरे लेकर यहाँ आज या कल तक पहुँच जाएगा। 20 करोड़? हाँ, जो हमारे लिए काफ़ी होंगे। उसके सहारे आराम से ज़िंदगी बीत जाएगी। जुगल किशोर को अपनी सांस रुकती सी महसूस हुई। 20 करोड़ लेकर उसके साथ भाग जाने की फिराक में है वो तो। जुगल किशोर ने अपने पर काबू पाने की कोशिश की। ठीक है, लेकिन 20 करोड़ के हीरे जवाहरातों तो मैनेजर सतपाल को देगा। तुम्हारे हाथ कैसे? सतपाल का फ़ोन आया था कल मेरे को। मैनेजर मेरे को ही 20 करोड़ के हीरे जवाहरातों भरा सूटकेस देगा। हर बार ऐसा ही होता है। उसके बाद सतपाल हीरे जवाहरातों की छटाई करके ऑर्डर के मुताबिक ज्वेलर को सप्लाई करता है। रमा गुलियानी मुस्कुराई। वो तुम पर इतना विश्वास करता है? मजबूरी है उसकी। अपनी खूबसूरत सेक्रेटरी पर तो विश्वास करने से रहा जिसके साथ उसकी रातें बीतती है। मेरे से बढ़कर उसे विश्वास वाला कौन मिलेगा? आखिर मैं उसकी बीवी हूँ। रमा गुलियानी हंसी। साली बताएगी नहीं कि असल बात क्या है? मेरे को तो डर लग रहा है रमा। जुगल किशोर शरीफों की बातें कह उठा। क्यों? तुम 20 करोड़ रुपए लेकर भागने की सोच रही हो? बाद में सतपाल पुलिस को खबर? बेकार का डरना छोड़ो। मुझे पूरा विश्वास है कि वो पुलिस को खबर नहीं करेगा। कर भी देगा तो हम पुलिस के हाथ नहीं लगने वाले। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। रमा गुलियानी मुस्कुराई। कह तो ऐसे रही है जैसे ऐसा काम हर
10 बार पहले भी कर चुकी है। न जाने क्यों मेरा दिल धड़क रहा है। मैं बताऊं? रमा गुलियानी हंसी। बताओ। तुम 20 करोड़ जैसी बड़ी रकम के बारे में सुनकर घबरा रहे हो। इतनी बड़ी रकम पास में होने की तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह कोई नई बात नहीं है। ऐसे वक्त में बड़े बड़े लोग घबरा जाते हैं। चिंता मत करो। जब हम यहाँ से चलेंगे तो अगले कुछ ही घंटों में तुम खुद को सामान्य सा महसूस करना शुरू कर दोगे। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें पूरा सहारा दूंगी। सहारे की तो बहुत जल्द तेरे को ज़रूरत पड़ने वाली है। तुम ठीक कहते हो। शायद इसी वजह से मुझे घबराहट हो रही है। कहने के साथ ही जुगल किशोर ने टेबल पर रखे गिलास में जग से पानी डाला और एक ही सांस में पूरा खाली कर गया। उसकी हालत पर रमा गुलियानी मुस्कुराई। बहुत जल्दी तुम्हारी घबराहट दूर हो जाएगी। मेरे साथ रहोगे तो मैं बहुत मजबूत मर्द बन जाओगे। मेरी मजबूती तो फेविकोल के जोड़ से भी ज़्यादा मजबूत है, लेकिन तेरे को अपनी मजबूती कायम रखने के लिए बहुत जल्द फेविकोल की ज़रूरत पड़ने वाली है। जुगल किशोर ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। तुम अब और भी अच्छी लगने लगी हो, जुगल किशोर ने प्यार से कहा। यह सोचकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है कि तुम जैसी खूबसूरत युवती का साथ मुझे सारी उम्र हासिल रहेगा, और मेरा प्यार भी। रमा गुलियानी मुस्कुराई। हाँ, और मैं भी तुम्हें प्यार में कभी किसी कमी नहीं रहने दूंगा। सिर्फ पलकों पर बिठा कर रखूँगा। बीती जिंदगी की फिर तुम्हें कभी याद नहीं आने दूंगा। पूरी ज़िंदगी हम एक दूसरे में गुम रहेंगे। जुगल रमा गुलियानी ने बेहद प्यार से कहा। मुझे तुम बहुत प्यार आ रहा है। मुझे भी, जुगल किशोर तड़प वाले स्वर से कह उठा। 2-3 दिन की बात है, उसके बाद हम एक हो जाएंगे। मैनेजर को 20 करोड़ के ज़रात ले आने दो। मैं तो कहता हूँ छोड़ो ज़रातों को। मैं हूँ पैसा कमाने के लिए। जैसे भी हो कमाकर तुम्हें खुश रखूँगा। और नहीं जुगल, तुम नहीं जानते, अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए ढेर सारी दौलत को बहुत ज़रूरत होती है। नहीं तो दुनिया बेमजा सी लगने लग जाती है। यह तो कोई ज़िंदगी है कि इंसान पेट भरने के लिए सारी उम्र भागदौड़ करता रहे। हाँ, तुम ठीक कहती हो। जुगल किशोर ने भोलेपन से सिर हिलाया। पास में पैसा हो तो प्यार करने का मज़ा आता है। ठीक है, हम मैनेजर के आने का इंतज़ार कर लेते हैं। वह कब तक आएगा? आज देर भी हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा कल तक। इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। उसके बाद हम कहीं दूर चले जाएंगे। तुम भी उस आदमी का डर नहीं रहेगा जिसे तुमने 24 लाख देने हैं। ठीक कहती हो। रमा गुलियानी उठ खड़ी हुई। जा रही हो? हाँ, हमारा इकट्ठे देखा जाना ठीक नहीं। अकेले में मेरा दिल नहीं लगेगा रमा, जुगल किशोर मुंह लटका कर बोला। मेरा भी दिल नहीं लगेगा। रमा गुलियानी के होठों पर कुदरती मुस्कान उभरी। 1-2 दिन की बात है, उसके बाद तो हमारा साथ मौत के अलावा और कोई जुदा नहीं कर सकेगा। ऐसी अशुभ बातें मत करो। हम मरने के बाद भी साथ रहेंगे रमा, जुगल किशोर तड़प उठा। रमा गुलियानी मुस्कुराई। मैं चलूँ? शाम को तुम स्वीट में मत आना, मैं भी यहीं आ जाऊंगी। मैं नहीं चाहता कि मैनेजर आए और मेरे साथ तुम्हें स्वीट में देखे। ऐसे में सतपाल को मालूम होगा जाएगा कि समझ गया, मैं तुम्हारा ही मेरे पास आना ठीक रहेगा। जुगल किशोर ने सिर हिलाया। रमा गुलियानी चली गई। जुगल किशोर ने गहरी सांस लेकर सिगरेट सुलगाई। 20 करोड़। जुगल किशोर अब तो 20 करोड़ का मालिक बनने वाला है। बल्ले बल्ले। उस वक्त 12 बजे थे जब दरवाज़ा हौले से थपथपाया गया। वेटर को तो कोई ऑर्डर नहीं दिया था, इसलिए उसके आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। रमा होगी, यह सोच के साथ जुगल किशोर उठा और आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। सामने रमा न होकर 40 वर्षीय कोई अजनबी खड़ा था। उसने सादी सी कमीज और पैंट पहन रखी थी। चेहरे से वो खाता पीता गृहस्थी वाला लग रहा था। यस, जुगल किशोर ने उसे प्रश्न भरी निगाहों से देखा। मैं भीतर आकर आपसे बात कर सकता हूँ? वो बोला। नहीं, मैं आपको नहीं जानता। जुगल किशोर ने गहरी निगाहों से उसे देखा। जो कहना चाहते हैं यही कहिए। उसने जुगल किशोर के कंधे पर हाथ रखकर पीछे धकेला। जुगल किशोर इस हरकत के लिए तैयार नहीं था। धकेलने के साथ ही वो भीतर आया और दरवाज़ा बंद करके पलटा। जुगल किशोर आंखें सिकोड़कर उसे देखने लगा। समझदार
इंसान को इशारा ही काफ़ी होता है। मैंने कहा, भीतर आकर आपसे बात करना चाहता हूँ तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि बात भीतर ही होगी। तुम्हें इनकार नहीं करने चाहिए था मिस्टर जुगल किशोर। मेरा नाम कैसे जानते हो? किशोर मन ही मन सतर्क हुआ। होटल के रजिस्टर में लिखा है, वहाँ पड़ा था, उसने शांत स्वर में कहा और सिगरेट सुलगाई। यह तो जो भी है कोई मुसीबत लेकर आया है। कौन हो तुम? बेकार का सवाल है, जवाब नहीं मिलेगा, उसने शांत स्वर में कहकर कस लिया। ठीक है, बोलो, क्या बात करना चाहते हो? जुगल किशोर का स्वर तीखा हो गया। तुम बेवकूफ़ आदमी, तुमसे बात करना चाहता है तो मुझसे बात करने के लिए होटल के बाहर तक चलना होगा। वो बाहर ही मौजूद है, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। उसने जुगल किशोर को देखा। बेवकूफ़ आदमी? मैं समझा नहीं। जुगल किशोर के होठ सिकुड़े। मैं उसे बेवकूफ़ ही कहता हूँ जो हर महीने 50,000 मुझे और 50,000 मेरे असिस्टेंट को देता है। ऊपर के खर्चे अलग, जो कि 30-40 हज़ार के ही होते हैं, यानी कि महीने में 1.5 लाख, और काम कुछ भी नहीं। मैं अभी भी नहीं समझा। तुम नहीं समझोगे जब मैं तुम्हें समझाऊंगा, और समझाने की ज़रूरत नहीं समझता। चलो मेरे साथ, उस बेवकूफ़ आदमी से बात कर लो, कहकर उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैं किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं समझता। तुम्हारी यह बात उस बेवकूफ़ को कौन समझा, इसलिए तुम्हें चलना पड़ेगा, उससे बात करनी होगी। वो जो भी है उसे यहाँ भेज दो। अगले ही पल उस व्यक्ति ने रिवॉल्वर टिका ली और जुगल किशोर की तरफ बढ़ा दी। रिवॉल्वर देखते ही जुगल किशोर झुका। मामला टेढ़ा है, चलना तुम्हें ही पड़ेगा जुगल किशोर, उस बेवकूफ़ से बात भी करनी पड़ेगी, फैसला कर लो। मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शोर शराबा हुआ तो तुम्हें ही नुकसान होगा। उसकी आवाज़ में सख्ती आ गई। जुगल किशोर ने उसकी रिवॉल्वर पर निगाह मारी, फिर उससे देखा। मुझे क्या नुकसान होगा? ज़्यादा सवाल मत करो। चलते हो या नहीं? हाँ या न कहो। इनकार करने में काम नहीं चलने वाला था। जुगल किशोर इस बात से वाकिफ़ हो चुका था। चलो, तुम्हारी समझदारी का दरवाज़ा बहुत देर बाद खुलता है, शुक्र करो खुल गया, जुगल किशोर ने तीखे स्वर से कहा। वरना जब तुम जैसी की शक्ल सामने आती है तो मैं दरवाज़ा हिलने से भी इनकार कर देता हूँ।